नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नागपुर में जो दंगे हुए हैं उसके बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये फिल्म छावा की वजह से हुआ है। यानी छावा फिल्म में जो नफरत और हिंसा परोसी गई है उसने महाराष्ट्र के लोगों के मानस पर असर किया है और उसकी वजह से नागपुर में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ वगैरह हुई है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो उनके मुताबिक ये पूरा माहौल जो बना है वो छावा की वजह से बना है। छावा फिल्म पर बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी उंगलियां उठाई हैं, क्योंकि वो इतिहास के बहाने जो कुछ दिखाती है वो दरअसल इतिहास नहीं है। वो एक झूठ है जो लोगों को बरगलाने के लिए और एक ख़ास तरह का माहौल पैदा करने के लिए तैयार की गई है। और इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी कोट अनकोट, मतलब ये अंध राष्ट्रवाद ज़्यादा कहें तो ठीक होगा, अंध राष्ट्रवादी नज़रिए से बनी फिल्म है, जिसमें मुसलमानों को औरंगज़ेब से जोड़ के देखना और औरंगज़ेब के प्रति घृणा पैदा करके मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करना, ये इसका पूरा फार्मूला रहा है। तो छावा फिल्म ने निश्चित रूप से नागपुर दंगे या पूरे महाराष्ट्र में जो कुछ घृणा फैल रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे देश भर में और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में पिछले दिनों जो माहौल बनाया गया है औरंगज़ेब को लेकर, उसकी शुरुआत नहीं तो कम से कम उसको हवा देने का काम छावा फिल्म ने ज़रूर किया है। लेकिन आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस छावा फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत शानदार फिल्म बताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी प्रशंसा की और बीजेपी के कई नेताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो इनकी नज़र में वो अच्छी फिल्म है छावा, जिसे देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि इसने हिंसा और नफरत फैलाने का काम किया है। बात साफ है कि दरअसल बीजेपी को ये फिल्म सूट करती है और इस फिल्म की वजह से जो वो हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करना चाहती है वो हो रहा है और इससे उसको फ़ायदा होता है। आप अभी गूगल करेंगे या ग्रोक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। प्रश्न कीजिए कि जब भी दंगे होते हैं तो उनमें सबसे बड़ी भूमिका कौन पार्टी, कौन दल, कौन संगठन निभाता है, और अगर दंगे होते हैं तो उसका चुनावी फ़ायदा किसको मिलता है, किस पार्टी को मिलता है। उसी से आप समझ जाएंगे कि ये जो पूरी दंगों की सियासत है उसका पूरी राजनीति में और पूरे चुनावी राजनीति में क्या योगदान रहा है और किसको इसका लाभ मिलता रहा है। खैर, ये तो छावा फिल्म की भूमिका की बात हुई, लेकिन क्या अकेले एक फिल्म इतना बड़ा माहौल बदल सकती है कि हिंसा होने लगे, आगजनी होने लगे? निश्चित रूप से कोई फिल्म इस तरह से लोगों को उकसा सकती है, भड़का सकती है कि लोग हिंसा पर उतारू हो जाएं। और ऐसा पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म को देखकर इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही हो। दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में ऐसा हुआ है। लेकिन मेरी समझ से छावा नागपुर की हिंसा का केवल एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है। इसको अगर आप राजनीति के बड़े परिदृश्य के साथ नहीं देखेंगे तो आप छावा में अटक कर रह जाएंगे। दरअसल जो बीजेपी के अंदर की राजनीति है और जो बीजेपी सियासत कर रही है, ये दोनों की भूमिका इस हिंसा में रही है। एक, नंबर 1, जितने भी चुनाव आएंगे उनके पहले एक हिंसा का, नफरत का माहौल बनाकर रखना है ताकि कम्युनल पोलराइजेशन होता रहे, वो ख़त्म ना हो। और इसके लिए कभी कोई फिल्म का सहारा लिया जाएगा, कभी किसी के बयान का सहारा लिया जाएगा, और इस तरह से वो नफ़रत की जो सिगड़ी है, जो आग है, उसको जलाए रखना है। तो एक बड़ा इसका उद्देश्य ये है। इसी का एक हिस्सा ये है कि महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ताकतवर हो गई है और अब वो चाहती है कि हिंदुत्व का जो सारा वोट बैंक है वो उसी के खाते में रहे, किसी और पार्टी के पास न जाए, और वो लगभग वैसी स्थिति बना ले जैसी गुजरात में है। यानी
हिंदुओं को इस तरह से परिवर्तित कर दे कि वो लंबे समय के लिए बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, बीजेपी ही उनकी पार्टी बन जाए और मुस्लिम विरोध, मुस्लिम के प्रति नफरत के आधार पर ये ध्रुवीकरण करके वो अपनी राजनीति की ज़मीन को मजबूत कर लेना चाहती है। यानी गुजरात मॉडल पर महाराष्ट्र में काम हो रहा है, ये कहने का मतलब है। और महाराष्ट्र में उसी मॉडल पर मुसलमानों को भी टारगेट किया जाएगा और जहाँ भी अल्पसंख्यक होंगे उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो ये एक बीजेपी के एजेंडे के लिहाज से नागपुर दंगे के पीछे का एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि बीजेपी के अंदर तमाम मुख्यमंत्रियों में एक होड़ मची हुई है। हर मुख्यमंत्री मुकाबले में है योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ की नकल भी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के जो फार्मूले हैं उनके आधार पर अपनी पॉपुलैरिटी भी बढ़ाना चाहता है और अपने राज्य में अपना बेस भी मजबूत करना चाहता है। तो आप देख रहे होंगे कि अब जो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री हैं वो उसी तरह के बयानात दे रहे हैं। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के हाल के बयानों को आप देखेंगे। इसी मामले में देखिए, जो औरंगाबाद के खुलदाबाद में औरंगज़ेब की जो कब्र है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा। दरअसल उनका बयान छावा से ज़्यादा भड़काने वाला था। उसकी वजह से दंगे होने की आशंका, संभावना ज़्यादा बनी। उन्होंने कहा था कि चूंकि वो कब्र एएसआई के देखरेख में है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस कब्र को महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। अब ये जो नहीं होने का मतलब है कि उसको रिमूव किया जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। तकरीबन इसी तरह का द्विअर्थी बात अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ज़माने में कही थी बाबरी मस्जिद को लेकर। बाबरी मस्जिद को लेकर एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था, अरे वहाँ मंदिर कैसे बनाओगे, पहले तो समतल करना होगा ना। अब समतल करने का मतलब आप समझ गए हैं कि आप जब तक बाबरी मस्जिद को वहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक मंदिर कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने इशारों में कार सेवकों को ये संकेत दे दिया था कि जाओ बाबरी मस्जिद का ध्वंस करो। और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी ये कह रहे हैं कि मैं तो बंधा हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, संविधान से बंधा हुआ हूँ, लेकिन उसको हटाने का काम कर सकते हैं। और तभी उसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। लगा कि उस पर अटैक हो सकता है, उस कब्र पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है और कभी भी ये दुर्घटना वहाँ घट सकती है। अभी भी माहौल ऐसा बना दिया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस भी दूसरे मुख्यमंत्रियों के तरह उग्र बयान, भड़काऊ बयान देने की रेस में शामिल हो गए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की ये बयानबाजी केवल योगी आदित्यनाथ से मुकाबले के लिए नहीं है, मतलब इस सेंस में कि वो इन ऐसे बयान देकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में आगे निकल जाएं। ये बात, ये असल में ये राइवलरी, ये प्रतिस्पर्धा और बड़ी हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी लिया जाने लगा है। और ये कहा जाने लगा है कि आरएसएस ने अब तय किया है कि मोदी के बाद देवेंद्र फडणवीस का नंबर लगाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले ही पॉपुलर हों लेकिन एक भगवा चोलाधारी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और जिसे बोलने की तमीज़ न हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बिहेव करेगा, ये चिंता आरएसएस की है। और उस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस उससे ज़्यादा सूट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण भी हैं, जो कि आरएसएस की बहुत कहना चाहिए उसको तरजीह देता, आरएसएस हमेशा पसंद करता है, ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण, अभी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने कहा था कि अब पातशाही आ गई है, यानी पेशवाई राज जो था ब्राह्मणों का, उस तरह से ये राज फिर से कायम हो गया पेशवा का। तो देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस इस तरह से देखता है और वो चाहता है कि अब देवेंद्र फडणवीस को तैयार किया जाए भावी प्रधानमंत्री के रूप में। और देवेंद्र फडणवीस उस तैयारी के लिए अपना मैदान साफ बना रहे हैं इस तरह की बयानबाजी के जरिए, ताकि वो इस मामले में भी योगी से आगे निकल सकें, उग्र हिंदुत्व की लाइन लेकर
हिंदू हृदय सम्राट वो भी बन सके, ये एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है प्रधानमंत्री पद को लेकर इन दोनों के बीच में। और देवेंद्र फडणवीस चूंकि मुंबई के हैं, मुंबई है तो नागपुर के, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी में बैठते हैं, तमाम कारपोरेट वहाँ पर हैं और उनके संबंध कारपोरेट से हैं। तो जब सरकार बनाने की बात आती तो केवल इतना नहीं देखा जाता है कि कौन नेता पॉपुलर है या कौन ज़्यादा हिंदूवादी है, ये भी देखा जाएगा कि कौन इंडस्ट्रीज़ को मैनेज कर सकता है, कौन कारपोरेट्स को मैनेज कर सकता है, कौन अच्छा फंड ला सकता है। और देवेंद्र फडणवीस उस मामले में योगी से 20 नहीं 21, 22, 23, 25 पड़ेंगे। तो इस लिहाज से उनका दावा और पुख्ता होता है। तो देवेंद्र फडणवीस इस होड़ में है कि योगी आदित्यनाथ को पछाड़कर वो अब मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकें। और ये जो पूरा माहौल है महाराष्ट्र में, एक तो महाराष्ट्र को मजबूत करना बीजेपी के लिए और फिर उसको लॉन्च पैड बनाते हुए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करना, ये देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस का फार्मूला बताया जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ उस होड़ में थोड़ा पिछड़ रहे हैं, तो ये योगी इसलिए देवेंद्र फडणवीस थोड़ा एग्रेसिव हैं। तो ये तो अंदर और बाहर की राजनीति हो गई। कुछ और फैक्टर हैं जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जैसे शिवसेना को निगल जाने का फैक्टर है बीजेपी का। तो जितना उग्र हिंदुत्व बीजेपी अपनाएगी उतना ही शिवसेना का वोट बैंक वो खाती जाएगी, ऐसा उसका मानना है। ठीक है, मराठी मानुस और वो सब शिवसेना चूंकि बढ़ चुकी है, वो वोट बैंक भी बढ़ चुका है, इसलिए शिवसेना अब उतनी मजबूत चुनौती देने वाली पार्टी बीजेपी के लिए हिंदुत्व के मामले में नहीं रह गई है। और आप देख रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस शिंदे को भी लगातार कमज़ोर करते जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी और प्रशासनिक स्तर पर भी। और ये जो उग्र हिंदुत्व की लाइन है वो उसकी वजह से भी वो कमज़ोर होंगे। और अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, उसमें भी बीजेपी इस लाइन के ज़रिए जो हिंदुत्व का वोट बैंक इन पार्टियों के पास है उसको भी झपट लेना चाहती है और अपनी दादागिरी मुंबई में भी कायम करना चाहती है। तो इसका एक ये तीसरा पहलू है। एक इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें और भी फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर तो ये है कि नीलेश राणा जो कि नारायण राणे के छोटे बेटे हैं, उनके बयान बड़े खतरनाक जहरीले आ रहे हैं और वो लगातार देते जा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ऐसे तत्वों को प्रमोट कर रही है, ऐसे तत्वों का इस्तेमाल कर रही है जो उसके उग्र हिंदुत्व को और मजबूत करे। तो केवल देवेंद्र फडणवीस ये काम कर रहे हों ऐसा नहीं है, देवेंद्र फडणवीस और लोगों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बीजेपी भी उनका इस्तेमाल कर रही है। तो ये तो पूरा विवाद है, विवाद नहीं है, ये उसके राजनीति के तमाम पहलू हैं। वापस छावा पर लौटते हैं। ये जो छावा है इसको थोड़ा एक मराठी राजनीति और मराठा राष्ट्रवाद के साथ भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा राष्ट्रवाद काफ़ी पुराने समय से बड़ा मजबूत रहा है और आरएसएस की राजनीति ने इसे और मजबूती प्रदान की है। ये मराठा मतलब शिवाजी के ज़माने से मराठा राष्ट्रवाद की हवा चल रही है और ये मराठों में ये भावना है कि दिल्ली पर उनका कब्ज़ा होना चाहिए, दिल्ली पर उनका परचम लहराना चाहिए। तो ये जो मराठा राष्ट्रवाद है ये देवेंद्र फडणवीस के साथ भी जुड़ता जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस चूँकि ब्राह्मण भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, आरएसएस की राजनीति से भी जुड़े हैं, उग्र हिंदुत्व की राजनीति भी अपना रहे हैं, तो ये जो मराठा राष्ट्रवाद का एक पहलू है वो भी उनके साथ जुड़ता जा रहा है। अब मराठा राष्ट्रवाद को थोड़ा उभारने के लिए वो प्रतीक चिन्ह भी सामने लाए जा रहे हैं। जैसे औरंगज़ेब जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, उसके साथ एक दूसरा नाम और जुड़ता है शिवाजी महाराज के अलावा, संभाजी महाराज जो कि शिवाजी महाराज के पुत्र थे। संभाजी महाराज को फिल्म छावा में एक
बड़े योद्धा और उस तरह से प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संभाजी महाराज दरअसल वैसे व्यक्ति नहीं थे। आप वामपंथी या दूसरे इतिहासकारों को छोड़ दीजिए, आप सावरकर ने उनके बारे में क्या कहा है, गोलवलकर ने उनके बारे में कहा है, वो पढ़ लीजिए। सावरकर और गोलवलकर दोनों उनको चरित्रहीन बताते हैं, औरतों के मामले में बहुत कमज़ोर बताते हैं और उन्हें एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। तो संभाजी महाराज का असल चरित्र क्या था, इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बुराइयां, कमज़ोरियां तो थी ही, और वो उतने ही क्रूर थे, बल्कि उससे ज़्यादा क्रूर थे जितने औरंगज़ेब थे। अब जब भी वो हमले करते थे वो उन सब अभियानों में वो और उनकी सेना ज़बरदस्त तरीके से अत्याचार करती थी, बलात्कार करती थी। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें छावा फिल्म में नहीं दिखाया गया है। छावा फिल्म में यह भी नहीं दिखाया गया है कि यही संभाजी महाराज औरंगज़ेब के लिए भी काम करते थे, उनके मातहत भी काम कर चुके हैं और औरंगज़ेब ने उनको मनसबदारी भी दी थी। इन्हीं औरंगज़ेब की शर्तों पर शिवाजी महाराज ने इनको बंधक भी रखा था। औरंगज़ेब के एक जो सिपह सालार थे, उनके सेनापति थे महाराजा जय सिंह मेरे ख्याल से, उनके यहाँ उनको रखा भी था। तो ये तमाम चीज़ें थी। हालांकि वो बहुभाषी थे, उनको अच्छी जानकारी भी थी साहित्य संस्कृति की, ये भी उनका एक पक्ष है, लेकिन ये सारे अवगुण भी उनमें थे और शिवाजी बहुत परेशान हो गए थे उनसे, और उनको वो अपना उत्तराधिकारी भी उस तरह से नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राज्य का बंटवारा करने की सोची थी और इसको लेकर दोनों बेटों में ठन गई थी। और फिर संभाजी महाराज ने दूसरे बेटे को बंधक भी बना लिया था। ये भी इतिहास का हिस्सा है। तो संभाजी महाराज वैसे चरित्र, वैसे नायक नहीं है जैसा छावा में प्रस्तुत किया गया है या जैसे मराठियों को उनके बारे में बताया जाता है। बहरहाल, जब ये राजनीति हो रही है ध्रुवीकरण की, तो संभाजी महाराज को नायक बनाया जा रहा है, औरंगज़ेब को खलनायक बनाया जा रहा है। ये ब्लैक एंड वाइट में कर दिया गया है, जबकि ऐसा इतिहास है नहीं। और इसी के आधार पर घृणा, नफरत फैलाई जा रही है और उसका नतीजा हमने ये देखा। अंत में ये माना जाता है कि कहीं भी कोई दंगा नहीं हो सकता अगर सरकार चाह ले तो। नागपुर देवेंद्र फडणवीस का अपना गृह नगर है, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री का गृह नगर है। वहां अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये देवेंद्र फडणवीस की या तो नकारापन है या फिर उनके इशारों पर यह हुआ है, या तो उन्होंने ये ऐसा करवाया है। ये साजिश अगर रची गई है, जो बोल रहे हैं, तो वो साजिशकर्ता कौन है ये पता करना चाहिए। और साजिशकर्ता में कटघरे में कौन खड़ा होता है, इससे ये भी पता चलता है कि महाराष्ट्र की सरकार की इंटेलिजेंस कितनी ख़राब है, खुफिया तंत्र उसका इतना गंदा है, घटिया है कि वो इतने बड़े पैमाने पर वहाँ हिंसा होने वाली है इसकी उसको खबर तक नहीं लगी। और सुबह जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने प्रदर्शन किया और वहाँ एक हरे कपड़े को जलाया जिसमें कहा जाता है कि आयतें लिखी हुई थीं या कुरान के बारे में अफवाह फैली, क्या हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन ये घटना हुई और इससे कोई इन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे तनाव फैल सकता है। अफवाह फैलती रही दिन भर और वहाँ का पुलिस तंत्र, खुफिया तंत्र सोया रहा। तो ये एक नाकामी भी है अगर इस लिहाज से देखें, लेकिन अगर ये होने दिया गया तो ये एक साजिश भी है। और उस साजिश में हम सब जानते हैं कि कौन शामिल हो सकता है, क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जाता है इस समय मुसलमान इतने डरे हुए हैं कि वो इस तरह की हरकत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोई ऐसी बड़ी वारदात ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जहां उनको लगे कि उनके धर्म पर हमला हो रहा है। और इस मामले में जो अफवाह फैली वो उनके कुरान को जलाने या हरे कपड़े में
कोई चिन्ह था, उनके धार्मिक चिन्ह, उसको जलाने को लेकर स्थिति बनी। तो ये पूरा कांड क्या बताता है? पूरा कांड ये बताता है कि छावा की भूमिका थी, छावा में गलत चीज़ें दिखाई गई, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। दूसरे, ये बीजेपी के अंदर की प्रतियोगिता है। देवेंद्र फडणवीस अपने को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। तीसरी बात यह कि मराठा राष्ट्रवाद इस रूप में उभर कर आ रहा है जो हिंसा और नफरत से लबरेज है। और चौथा, देवेंद्र फडणवीस की ये या तो असफलता है या उनकी साजिश, उनके देख रेख में ये दंगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।